हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वहां पे कंप्लीट हो चुका था। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। वहां पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आपका एक ये नया टॉपिक स्टार्ट होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके दो पार्ट हमें पढ़ने हैं, दो डेरिवेशन पढ़ने हैं हमें इस टॉपिक में। और उन डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपकी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में से यदि कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से, तो यहां से जरूर पूछा जाता है। और हम पढ़ेंगे आज विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं इसे हम। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये विद्युत का क्या है, द्विध्रुव है, अर्थात इसमें दो ध्रुव बने होंगे, डायपोल होंगे। कैसे होंगे वो डायपोल? तो देखिए, आप जब हम नॉर्मली अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक ऐसे ही आपके इस विद्युत द्विध्रुव में भी दो ध्रुव होंगे। दोनों ध्रुव कैसे लेते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं। अब आपको दोनों ध्रुव जो बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो कैसे होने चाहिए? वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए। और इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी कौन पैदा करता है? तो आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र कौन पैदा करता है? चार्ज पैदा करता है। तो हमें दो चार्ज लेने हैं जो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो हम दो चार्ज लेते हैं, एक तो प्लस क्यू लिया और दूसरा चार्ज लिया हमने माइनस क्यू, और इन दोनों को बहुत ही कम दूरी पर एक साथ रख देंगे तो ये बन गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। बहुत इजी है। जब परिमाण इनके देखिए कैसे हैं, दोनों के समान है, इक्वल है। यहां भी क्यू है और यहां भी क्यू है, लेकिन दोनों की प्रकृति, दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और इन दोनों आवेशों को बहुत ही कम दूरी पर रखना है, आपको अत्यल्प दूरी पर रखना है। तो ये जो हमारा सिस्टम बनता है, ये निकाय बनता है या तंत्र बनता है, ये तंत्र कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। बहुत इजी है। तो कैसे डिफाइन करते हैं विद्युत द्विध्रुव को? जब दो परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं? जो दूरी है वो कैसी होनी चाहिए? बहुत ही कम होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए। तो अत्यल्प दूरी पर रखा जाता है, तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये द्विध्रुव की डेफिनेशन होती है। एक अगली टर्म होती है हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी बहुत इजी है और इसकी डेफिनेशन पूछने लायक है, अच्छी भी है, आपको याद भी रखनी है। इसको कहते हैं हम डायपोल मोमेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, डायपोल मोमेंट। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण? तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, द्विध्रुव लेना है। ये हमने द्विध्रुव लिया जिसपे एक पे प्लस क्यू आवेश रखा है, दूसरी तरफ क्या रखा है? माइनस क्यू आवेश रखा है। और इनके बीच की दूरी हम ले रहे हैं, माना कि वो कितनी है? वो 2a है। कितनी ले रहे हैं हम? 2a। तो जब भी हमें विद्युत द्विध्रुव की गणना करने को कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेना है। तो इनमें से किसी एक का परिमाण ले लो। कितना है परिमाण? Q। और उसको इनके बीच की दूरी के साथ में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनटू बीच की दूरी कितनी है? 2a। और ये जो दूरी है ये कैसी है? सदिश है। तो ये हो गया हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे शो करते हैं हम किससे? P वेक्टर से। तो किसी भी द्विध्रुव के लिए उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? उसके किसी एक आवेश के परिमाण एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब भी हमसे द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछी जाए या द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो हम कहेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बहुत कीजिए,
अब यहां से ये आपको पता चल रहा है, दिख रही है, ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अच्छा हम इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या लिखेंगे, तो आप देखिए मात्रक क्या होगा इसका, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम इनटू दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक हो गया मीटर, तो हम लिखेंगे C इंटू एम, कूलाम इंटू मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है कूलाम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है। बहुत इजी है। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या देखना है, हम देखते हैं, चलो इसकी विमा निकाल के देखते हैं, विमा क्या आती है। तो आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है, यहां पे देखते हैं विमा, आवेश की विमा, आवेश की विमा आपको याद होनी चाहिए, वैसे हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। तो आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, दूरी की विमा L1, तो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या हुई, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो जाती है M0 L1 T1 A1। बहुत इजी है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हुई। अच्छा ये जो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं, इसकी ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा के बारे में बात करते हैं। तो इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ होती है, तो बहुत इजी है, आपको एकदम से याद रखना है, यह हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। आपने देखा था विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां जाएंगी, धनावेश से किधर की तरफ जाएंगी, ऋणावेश की तरफ जाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र तो ऐसे जाएगा, लेकिन जब हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण इसके विपरीत होगा, अर्थात ऋणावेश से धनावेश की तरफ होगा। ये होगी किसकी डायरेक्शन, पी वेक्टर की, या फिर हम कहें कि ये किसकी डायरेक्शन होगी, पी कैप की, जो पी वेक्टर का कैसा है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यह हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विपरीत चलता है, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाएगी, जबकि आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋणावेश से धनावेश की तरफ आता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको यहाँ पे एक और टर्म देखनी है कि एक तो होती है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और दूसरी चीज होती है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। ये क्या है, दोनों ही बहुत इजी टॉपिक है, अक्ष क्या होगी और निरक्ष क्या होगी। तो देखिए एक्सियल लाइन देखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव की, तो जब हम इस द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाएंगे तो इन आवेशों को जो ये मिलाने वाली रेखा है, यह होगी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। बहुत इजी है, ये एक्सियल लाइन होगी, दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह होगी अक्ष, और इस अक्ष के लंबवत इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो रेखा जाएगी, इस अक्ष के तो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी निरक्ष कहलाती है। तो ये आपकी विद्युत द्विध्रुव की जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, वो खत्म होती है। अक्ष क्या होती है, निरक्ष क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, हमने अभी तक ये देखा। अब हम उन दोनों डेरिवेशंस के बारे में बात कर रहे थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको देखते हैं वो क्या है। देखिए चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। बहुत इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल। बहुत इजी टॉपिक है एकदम, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मैथ है जो आपने 9th 10th में पढ़ी है, 8th में पढ़ी होगी, वही मैथ है बस। 9th 10th की मैथ भी काम में नहीं आएगी, 8th तक की मैथ काम में आने वाली है। तो बायोलॉजी वाले थोड़ा ध्यान दें, मैथ वालों के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा इजी है। हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। कहां निकालना है, उसकी अक्ष पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, द्विध्रुव की। हमने एक द्विध्रुव बनाया, यहाँ पे +q आवेश है और यहाँ पे है हमारा -q आवेश, इधर ले लेते हैं। ये है हमारा +q आवेश और ये है हमारे पास में -q आवेश। ये हमने बनाया एक द्विध्रुव, ये इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। इस द्विध्रुव को नाम दे देते हैं हम AB और मध्य बिंदु को नाम देते हैं O। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ले रहे थे हम, तो वो ले रहे थे हम 2a। ये होगी इस द्विध्रुव की अक्ष।
इस तरह से। इस द्विध्रुव की अक्ष क्या होगी, ये होगी, ये हमारा द्विध्रुव है यहां तक। इस अक्ष पर हमें कोई पॉइंट लेना है और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या विद्युत क्षेत्र निकालना है। जब भी हम विद्युत क्षेत्र की अब बात करेंगे तो इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, ये हमने कोई पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए इस पॉइंट पे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र आएगा कहां से, कौन पैदा कर रहा है विद्युत क्षेत्र, तो हम देखेंगे इस P के आसपास कोई आवेश तो नहीं रखा है जो विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। हाँ बिल्कुल रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। तो ये प्लस क्यू आवेश अपना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, जिसके कारण बिंदु P पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र लगेगा और यहाँ कोई ना कोई बल लगेगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऐसे ही हम देखेंगे P से कुछ ही दूर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज भी रखा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत दूर आपको ये बोर्ड पे दिख रहे हैं, अदरवाइज आप देखेंगे विद्युत द्विध्रुव ये रहा, इधर की तरफ आपका प्लस क्यू चार्ज है, इधर की तरफ माइनस क्यू। मैंने पहले भी कहा था ये भी बहुत बड़ा है ये पॉइंट, तो ये बहुत ही छोटा होता है द्विध्रुव। जैसे कि HCl का अणु, तो HCl का अणु आप आंखों से देख नहीं सकते, यह भी एक द्विध्रुव है। इसमें H पॉजिटिव चार्ज है और Cl नेगेटिव चार्ज है। तो एक तरफ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दूसरी तरफ माइनस 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और HCl का अणु कितना छोटा है आप सोच सकते हैं। तो ये दोनों आवेश इतनी ज्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत ही कम दूरी पे हैं। इनके बीच की जो दूरी है 2a वह बहुत ही कम है। तो बिंदु P के लिए प्लस क्यू आवेश भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा और माइनस क्यू आवेश भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो इन दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रताएं लगेंगी यहाँ पर, वही बिंदु P पर कुल तीव्रता होगी। तो हमसे कहा जाए कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम कहेंगे प्लस क्यू कितना लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लो, माइनस क्यू कितना लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। हमने देखा था अध्यारोपण के सिद्धांत में हम कैसे निकालते थे कुल विद्युत बल और कुल विद्युत क्षेत्र दोनों का। तो अब हम ऐसे ही यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र निकालते हैं बिंदु P पर। तो E वेक्टर कहां पर, अक्ष पर, इज इक्वल टू E1 वेक्टर, मतलब ये E1 वेक्टर क्या है, ये है प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। प्लस E2 वेक्टर, और E2 वेक्टर क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। तो यहाँ पे बिंदु P पर जो टोटल तीव्रता होगी वो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता दोनों के योग के बराबर होगी। और इन दोनों का योग भी कैसा करना है, हमें सदिश योग करना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो देखिए E वेक्टर अक्ष पे हम कैसे निकालते हैं, पहले हम E1 वेक्टर निकालते हैं। तो E1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए कि जो बिंदु P है वो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर रखा हुआ है। O से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो पॉइंट A से पॉइंट P की दूरी कितनी होगी, सीधी सी बात है, यहां से यहां तक ये कंप्लीट दूरी 2a, तो यहां से यहां तक a से O तक, फिर O से B तक भी कितनी होगी a। हमने आधा आधा कर दिया 2a का, इधर भी a और इधर भी a, और टोटल दूरी कितनी हो गई 2a। तो हमें देखना है A से लेकर के P तक की दूरी, जबकि O से P तक की दूरी है r। अब O से A वाली दूरी हम कम कर देते हैं तो बचेगी दूरी वो A से P तक की दूरी होगी। तो A से P तक की दूरी के लिए क्या करते हैं, इस दूरी r में से ये वाली दूरी निकाल देते हैं, और ये दूरी कितनी है, तो ये देख लीजिए आप कितनी है A। तो A से लेकर P तक की दूरी कितनी आई हमारे पास में, r माइनस a। सिमिलरली B से लेकर के P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो O से P तक की दूरी तो है r, और ये वाली दूरी और ऐड हो रही है O से B तक, मतलब कौन सी दूरी जुड़ जाएगी, ये दूरी जुड़ जाएगी कितनी, स्मॉल a। तो कितनी हो गई ये r प्लस a। तो A से P की दूरी आ गई हमारे पास में और B से P की दूरी आ गई। अब हम E1 वेक्टर निकालते हैं, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण। तो देखिए E1 वेक्टर इज इक्वल टू
क्या होता था विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता था। यहाँ पे हम डायरेक्शन लिख देते थे। अब यहाँ पे देखिए आप Q, तो प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण है Q। दूरी कितनी है Q से और इस बिंदु P की? तो हमें देख सकते हैं दूरी कितनी है, R-a। तो दूरी R की जगह क्या आएगी, R-a का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? तो आप देखेंगे डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, तो इसी दिशा में होगी, अर्थात A से कहां तक होगी, P तक। और हम बात करें यदि P वेक्टर की, क्या होता है P वेक्टर? तो अभी देखा था हमने, P वेक्टर होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है P वेक्टर की दिशा, इधर से इधर। ये माइनस Q चार्ज है, माइनस Q से प्लस Q चार्ज की तरफ, और यहाँ पे ये जो प्लस Q आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, इधर ही P वेक्टर की दिशा है, इधर ही आपके E वेक्टर की दिशा है, A के कारण। तो हम कह सकते हैं कि जो E1 वेक्टर है उसकी दिशा किसकी तरफ है, P कैप की तरफ है। ये बात आ गई होगी आपके समझ में, एक बार फिर से देख लीजिए। A पर रखा है प्लस Q चार्ज, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, हमने पहले भी देखा था। तो ये ऐसे होगा, यहां से प्लस Q आवेश के कारण, तो बिंदु P पर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, A से P की तरफ। ऐसे ही P वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर है, ऋणावेश से धनावेश, मतलब इस डायरेक्शन में है। तो P वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और E1 वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो हम कह सकते हैं E1 वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, P कैप की दिशा में। ये हुआ हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अगेन E2 वेक्टर निकालते हैं हम, तो E2 वेक्टर के लिए भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहाँ पे हम आवेश का परिमाण ले रहे हैं, तो ऋणावेश जो माइनस Q आवेश है, इसका परिमाण भी क्या होगा, इसका परिमाण भी Q होगा। केवल ऋणावेश का क्या फर्क पड़ेगा, हमने देखा था ऋणावेश का फर्क ये पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो उसके लिए हम सदिश रूप में लिख रहे हैं, कैप लगा रहे हैं, तो कैप लगाते टाइम हम दिशा को कैसी कर देंगे, विपरीत कर देंगे। और दूरी देते हैं, तो दूरी क्या होगी, तो B से लेकर P तक की दूरी है हमारे पास में R+a, इसका होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी अब, तो आप देख सकते हैं V ऋणावेश है, माइनस Q ऋणावेश है, तो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, तो चारों तरफ से ऐसे आएगा। तो आप देखेंगे बिंदु P से विद्युत क्षेत्र B की तरफ होगा ऐसे, जबकि P वेक्टर की डायरेक्शन U है और E2 वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की दिशा कैसी हुई, एक दूसरे के विपरीत। और विपरीत होगी तो P कैप की जगह हम क्या काम में लेंगे, माइनस P कैप काम में लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकाल लेंगे कुल विद्युत क्षेत्र दोनों को ऐड करके। तो E वेक्टर एट अक्ष या एक्सियल लाइन क्या होगा, E वेक्टर एट अक्ष इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां से देखिए Q अपॉन R-a का होल स्क्वायर, P कैप की डायरेक्शन में प्लस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R+a का होल स्क्वायर माइनस P कैप की डायरेक्शन में। यहां से हम माइनस को बाहर ले आते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, E वेक्टर एट अक्ष, कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है, ये हमने कॉमन निकाल के लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बचा हमारे पास में, अच्छा Q भी कॉमन है, तो Q को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो हमने Q को भी बाहर निकाल लिया। यहां बचेगा 1/R-a का होल स्क्वायर, यहां से ये माइनस यहां पे आएगा, P कैप का जो माइनस है उसे हम बाहर निकाल दें, तो ये पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये गया, ये Q गया, हमारे पास में यहाँ क्या बचा, केवल 1/R+a का होल स्क्वायर, और P कैप दोनों में कॉमन है, उसको हम पीछे लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने P कैप। अब सॉल्व कीजिए, E वेक्टर एट एक्सियल पॉइंट,
इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, ये एज इट। यहाँ पे इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे इसको तो r प्लस ए स्क्वायर से r प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, r माइनस ए के होल स्क्वायर को, तो यहाँ आएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर p कैट एज इट। इन्हें होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो e वेक्टर एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू q, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, यहाँ माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा देखिए मैं अलग से ओपन कर रहा हूं, पहले a स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम अपॉन, ये हुआ हमारे पास में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और दोनों की पावर 2 है तो दोनों की पावर 2 तो मैंने ऊपर निकाल के रखी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास में r और b की जगह a, तो क्या आएगा, e वेक्टर एट अक्ष इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू q, ओपन करते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2ra अपॉन नीचे बचेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा ऊपर, e वेक्टर एट एक्सिस 1/4πε0 इनटू q, 2ra 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो दूरी r है o से p तक की दूरी r ये बहुत ही ज्यादा है, जबकि ये वाली जो दूरी ले रहे हैं हम द्विध्रुव के बीच की 2a या फिर a, तो ये बहुत ही छोटी है, तो हम देखेंगे r इज वेरी ग्रेटर देन a, तो r की वैल्यू बहुत ही बड़ी है, तो इसमें a को जोड़ो या घटाओ इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब हम r स्क्वायर में से a स्क्वायर को घटा देते हैं तो r स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम a स्क्वायर को लगभग 0 मान लेते हैं यहाँ, तो ये क्या हो गया, e वेक्टर एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू q, यहाँ बचा 4ra अपॉन, यहाँ पे a स्क्वायर तो गया 0, r स्क्वायर और पावर 2, तो r की पावर हो गई 4, और डायरेक्शन किधर ले रहे थे हम, p कैट, ये छोड़ दिया था, डायरेक्शन ले रहे हैं p कैट, यहां भी p कैट। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, e वेक्टर at axis point is equal to 1/4πε0 into q, r की पावर 1, यहाँ नीचे r की पावर 4 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा ऊपर 4a, नीचे बचा r क्यूब, इधर है हमारे पास में p कैप। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, e वेक्टर एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 4 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 a इंटू ये वाला क्यूब और रह गया, इसको भी लिख देते हैं r क्यूब, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये वैल्यू किसकी होती है, अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी, ध्यान कीजिए, किसकी वैल्यू है 2a इंटू क्यू, तो हमने अभी पढ़ा था जो द्विध्रुव आघूर्ण है p वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी, तो 2a इंटू क्यू किसकी वैल्यू है, p वेक्टर की, तो इसकी जगह क्या रख देते हैं हम, इसकी जगह रख देते हैं p, तो रखिए 1/4πε0 इंटू 2, और ये कंप्लीट टर्म हो गई p वेक्टर अपॉन r क्यूब, और डायरेक्शन किसकी, p कैप की। ये आ गया हमारे पास में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला।
कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो एकदम मैंने पूरा खोल के लिखा है। अदरवाइज हमें इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपको 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा करके बताएं, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की वजह से, ताकि उनके समझ में आ जाए। अदरवाइज आप सीधे भी कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, 4-5 स्टेप का डेरिवेशन है, बहुत ही इजी है। और यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट आपको ये पढ़ना है कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अक्ष पर तीव्रता देखी हमने, अब हम नेक्स्ट निरक्ष पर देखेंगे। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करने हैं, आपको अच्छे से समझने हैं। इसमें से भी आपके कोई भी कहीं भी कोई स्टेप आपके समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उम्मीद है आपको इसको ढंग से समझना है और आप समझेंगे और एग्जाम में आने पर अच्छा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।